7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत महासंग्राम 2024 से जुड़ी खबर से करते हुए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही अब प्रदेश के 150 नेताओं को दूसरे राज्यों का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कमोबेश सभी राज्यों में तो दूसरे नेताओं को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार 400 पार का प्लान, नेताओं को बड़ी कमान। दिग्गजों का मोर्चा दूसरे राज्यों का जिम्मा सौंपा। 150 नेता संभालेंगे दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी। जनसंवाद जनसभा कर बनाएंगे माहौल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब प्रदेश बीजेपी के 150 नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कमोबेश सभी राज्यों के दौरे पर जाएंगे, तो वहीं पार्टी दूसरे बड़े नेताओं को राज्यवार जिम्मा सौंपा गया। इसमें सबसे ज्यादा 40 नेताओं को यूपी का जिम्मा दिया गया है। सभी नेताओं को तत्काल प्रभाव से तय हुए राज्यों में जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये सभी नेता चुनाव वाले लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा, जनसंवाद, सामाजिक बैठक, सम्मेलन सहित अन्य गतिविधियों के जरिए केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेंगे। अगले आज और कल 2 दिनों में लगभग सभी स्टेट्स में जहां पे सबकी ड्यूटी लगी है सभी लोग वहां पे पहुंच जाएंगे और चुनाव के अंदर अलग अलग फेज में वहां पे अपनी भूमिका के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। इन प्रमुख स्टेट्स में जो हमारे कार्यकर्ता जाने वाले हैं उनमें प्रमुख रूप से तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्रा है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और इस तरीके के जो 6-7 स्टेट हमें राजस्थान को दिए गए हैं। इनमें पार्टी के सभी नेतागण वहां चुनाव की दृष्टि से प्रवास पे रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कमोबेश सभी राज्यों के दौरे पर जाएंगे, जहां ये दोनों नेता चुनावी सभा के साथ भी प्रवासी राजस्थानियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीपी जोशी का पहला दौरा ओडिशा से शुरू होगा, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को पंजाब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को हैदराबाद, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और प्रदेश कैबिनेट मंत्री झाबड़ सिंह खर्रा को यूपी का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, चुनाव प्रबंधन समिति के नारायण पंचारिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को भी तेलंगाना मिला है। वहीं जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर और बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी भी तेलंगाना में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल को उत्तर प्रदेश और ओडिशा का जिम्मा सौंपा गया है। अब राजस्थान में तो चुनाव संपन्न हो गया, नतीजों का इंतजार तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन इस बीच तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनको तजुर्बा है चुनाव कराने का, उनको दूसरे राज्यों में भी उनकी डिमांड है। आप भी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी भूमिका वहां पर निभाएंगे? देखिए, हमें तो अभी सूचना ही मिली थी केंद्रीय कार्यालय से कि आपको रायबरेली जाना है, तो हमने कहा हम तैयार है। अब जो दिशा निर्देश मिलेगा, किस तारीख को कब जाना है, वहां चले जाएंगे, जो भी काम बताएंगे वो काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की जो नीति के साथ रुकने नहीं देते, हर कार्यकर्ता 24 घंटे जोश के साथ तैयार है और लक्ष्य को 400 पार करने के लिए हमने राजस्थान के जितने भी हमारे यहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सभी विधायक साथी सब मिलकर अलग अलग जा रहे हैं। मेरे को भी भुवनेश्वर जाना, कल उड़ीसा में मेरी भी ड्यूटी लगाई और आने वाले टाइम के अंदर हम सब जो मोदी जी का टारगेट है उसको पूरा करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, महापौर, संगठन के पदाधिकारियों सहित 150 नेताओं को अन्य राज्यों में सभी सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी है। इसमें सबसे ज्यादा 40 नेताओं को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा तेलंगाना, ओडिशा सहित 7 राज्यों की जिम्मेदारी नेताओं को दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो 400 के पार का जो प्लान तैयार किया गया उसे लेकर नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है बीजेपी की ओर से। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा को नोटिस थमा दिया गया।
ये नोटिस कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किया है। लोकसभा चुनाव में पार्टी निर्देशों की पालना नहीं करने का हवाला देते हुए ये नोटिस दिया गया है, जिसमें 7 दिनों में नोटिस का जवाब भी मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी अल्टीमेटम दिया गया। आपको बता दें कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी उतारने के बाद समझौते के तहत बीएपी को समर्थन दे दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इसके बाद से डूंगरपुर विधायक गठबंधन के तहत बीएपी प्रत्याशी की किसी भी सभा या रैली में नहीं पहुंचे। 24 अप्रैल को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कुआं में जनसभा की, जिसमें गणेश घोगरा नहीं पहुंचे और इसी को लेकर रंधावा ने अपने बयानों में गठबंधन के नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की टिप्पणी की। कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी गई थी रंधावा की ओर से। चुनाव होने के बाद रंधावा ने इसको लेकर डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा को नोटिस भी जारी कर दिया है और 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। तो वहीं बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और उन्होंने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में देश भर में मोदी लहर चल रही थी और इस बार मोदी के समर्थन में तूफान चल रहा है। मोदी की गारंटी पर देश मतदान कर रहा है। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब नतीजों को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी मौजूद हैं। तिवाड़ी साहब, क्या लगता है, दावा क्या है? 25 सीटों का आकलन तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा, क्या बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप करने जा रही है? देखिए, बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर पर हमने जो सारी जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि हैट्रिक बनेगी और 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम तिबारा पहनाएगी। कई सीटों पर कड़ा मुकाबला रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष रहा है, जैसे कि बाड़मेर की सीट है, बांसवाड़ा की सीट है, क्या वहां पर भी बीजेपी अपना परचम लहरा देगी? देखिए, जो बांसवाड़ा की सीट है उसमें तो कंटेस्ट हुआ नहीं है। वहाँ त्रिकोण संघर्ष में कांग्रेस के प्रत्याशी के खड़े रहने के कारण से भारतीय जनता पार्टी की जीत वहाँ निश्चित है। जहाँ तक बाड़मेर का सवाल है, वहाँ खूब अच्छा कंटेस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी जो आम मतदाता है और जो राम लहर थी और जो मोदी का प्रभाव था उसके कारण से और मोदी जी की गारंटियों कारण से अंततोगत्वा पोलिंग स्टेशन पर जाने के बाद में मतदाता ने राम को ही और मोदी को ही सिलेक्ट किया है। पिछली बार आंकड़े बताते हैं कि 6 लाख तक बीजेपी ने कई सीटें जीती, 5-5 लाख 4-4 लाख का जो अंतर था वो तो बिल्कुल मामूली माना जा रहा था। क्या इस बार वैसी लहर देखने को मिली है लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों चरणों में? देखिए, पहले चरण में कम मतदान हुआ, उसका कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निष्क्रिय रहे और हमारे मतदान पूरा हुआ। हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक बिल्कुल सक्रिय थे। तो वोट कम पड़े हैं तो मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, जितना परसेंट वोट पड़ा उतना, लेकिन विजय भारी बहुमत से होगी। जहां तक दूसरे राउंड का सवाल है, उसमें तो पिछली बार की तरह से लहर थी और उसी प्रकार का परिणाम आएगा। तो आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? पार्टी ने जो आकलन किया है, शुरुआती आकलन तमाम नेताओं ने बैठ करके, उसमें आप 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत रही है? मैं समझता हूं कि राजस्थान में दोनों राउंड का रिजल्ट है 2-0। हम 25 के 25 और कांग्रेस 0। में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नतीजों से पहले ही अलवर में हार मानती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त नजर नहीं आ रही। पूर्व विधायक सफिया जुबैर ने कहा कि अलवर में मतदाताओं ने वोटिंग के प्रति खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जनता ने वोट मौन रहकर किया, जिससे लगता है कि यहां नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस यहां पर चुनाव जीत सकती है। सुनिए। देखिए, अलवर में बहुत शानदार चुनाव लड़ा गया है। दोनों ही पार्टियों ने पूरा ध्यान दे रखा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे और कांग्रेस में जितेंद्र सिंह जी और टीकाराम जूली ने पूरी कमान संभाल रखी थी। बहुत शानदार चुनाव रहा, और लेकिन थोड़ी सी पोलिंग कम रही है, इसलिए अभी थोड़ा सा शक है कि ये जनता ने क्या किया, क्योंकि जनता में इस वक्त जोश नज़र नहीं आ रहा था। पोलिंग कम रही है तो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन फाइट है, अच्छी फाइट है मुझे लगता है अलवर में, और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में।
बड़े बुजुर्ग तोल मोल कर बोलने की सलाह देते हैं, यानी हम जो बोलते हैं उसका दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, बल्कि दूसरे अर्थ की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार जुबान से निकली बात बवाल का सबब बन जाती है। 26 अप्रैल को कर्नाटक के बोल्लारी में राहुल ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर खासा बवाल मच गया। कांग्रेस को सफाई देते भी नहीं बन रही। ऐसा क्या हो गया, सुनिए। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। मंगलसूत्र और विरासत टैक्स के आरोपों से कांग्रेस अभी उभर भी नहीं पाई थी कि राहुल के एक और बयान ने कांग्रेस को हलकान कर दिया है। रविवार को कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा अत्याचारी थे। ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी तब उसे हड़प लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सबको प्रेरित करती है। क्या शहजादे को ये पता है? ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। कर्नाटक के बेल्लारी में राजा महाराजा पर राहुल की जुबान से निकले बोल कांग्रेस को बैकफुट पर कर गई। क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी के बयान की आलोचना की कल्पना तक नहीं की जा सकती, इसलिए नए नए तर्क से राहुल के बयान को न्यायसम्मत बताने का लचर प्रयास किया जा रहा है। आप खुद सुन लीजिए। तो ये कहना कि भाई हम किसी की बुराई नहीं, हम कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान को बदलने की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं कह रहे हैं। तो हम यही बात कह रहे हैं कि देश के लोकतंत्र के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और संविधान की रक्षा के लिए हम तत्परता के साथ जो संघर्ष करना होगा वो हम करेंगे। राहुल के बयान पर आपने कांग्रेस प्रवक्ता की सफाई सुन ली, लेकिन क्या ये तर्क आपके गले उतरा? सवाल लोकतंत्र या राजतंत्र का नहीं, सवाल सत्ता पर बैठे शख्स की नैतिकता का है। प्रजा के लिए श्री राम का किया गया उत्सर्ग पीढ़ियों को प्रेरित करता है। तभी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत राहुल को इतिहास पढ़ने की नसीहत देते हैं। सुरेश रावत कहते हैं कि राहुल गांधी को हमारे देश प्रदेश के इतिहास का ज्ञान नहीं है। यहाँ के राजा महाराजाओं ने विदेशी आक्रांताओं से लड़कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए आप देश का इतिहास पढ़ें और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अपने बलिदान दिए, कई परिवार खत्म हो गए उनके, आज कई राजा महाराजाओं का नाम लेने वाला नहीं है। उन लोगों के लिए अगर इस तरह के आरोप लगाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। कर्नाटक के बेल्लारी में राजपूतों पर बयान के लिए बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। कांग्रेस चाहे कितना भी लोगों को राहुल की मंशा समझाए, लेकिन सच तो ये है कि राहुल की जुबान की कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव पूरा हो गया। पहला चरण 19 अप्रैल को 12 सीटों के लिए था, तो वहीं दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ। अब इंतजार है तो 4 जून 2024 का, जब सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। उसी पर देखिए खास रिपोर्ट। खत्म हुआ मतदान, थम गया शोर। 2 चरणों का दौर, किसका चला जोर। प्रत्याशियों का दिल है बेकरार, सबको है 4 जून का इंतजार। 2 चरणों के दौर में राजस्थान की सभी 25 सीटों के मतदान पूरे हो चुके हैं। पहले चरण के मतदान में वोटरों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन दूसरे चरण में इसकी कमी भी पूरी हो गई। दूसरे चरण में 13 सीटों पर जमकर वोट पड़े। वैसे तो इस चुनाव में पिछले चुनाव से ज्यादा मतदाता थे, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की सभी 25 सीटों पर इस बार 4 मतदान घटा है। राजस्थान में पहले और दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है। करीब 5 करोड़ 35 लाख मतदाताओं ने मतदान करने के बाद में यहां पर तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है, जो अब 4 जून तक ईवीएम के अंदर कैद रहने वाला है। लेकिन दोनों ही चरणों में मतदान प्रतिशत को अगर देखा जाए तो यहां पर मतदान प्रतिशत साल 2019 के मुकाबले घट गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण की 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 57.87% मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण की 13 सीटों पर 65.52% मतदान हुआ, जो पहले चरण की तुलना में 8.65% ज्यादा है। पहले चरण में कम वोटिंग के टेंशन के बाद राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। हालांकि बात अगर सभी 25 सीटों की करें तो राजस्थान में 25 सीटों पर 62.10% मतदान हुए, जो पिछले साल से 4% कम है। मतदान का प्रतिशत पहले भी ऊपर नीचे होता रहा है और उसके कोई एक पैटर्न जीत हार के रूप में देखना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसको फ़ायदा हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें ये समझना होगा कि इस बार अगर मतदान कम हुआ है तो मतदाता ऐसा क्यों होता है कि एक ट्रेंड हमें नज़र आता है। ओवरऑल मतदान में और रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। ड्रग्स मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। ड्रग्स मामले में गुजरात एटीएस की लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कल 4 अवैध दवा फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया गया और आज एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की गई। आज पोरबंदर समुद्र तट के पास अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया है। तस्वीरें कार्रवाई के दौरान की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। 602 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ ही 14 पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया है। तो विदेशी कनेक्शन यहां पर दिखाई दिया है। 14 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है जो भारत में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। 14 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया और निश्चित तौर पर इसमें कई और बड़े खुलासे भी होंगे जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी। तो लगातार बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है और इसी क्रम में गुजरात एटीएस की ओर से दूसरे दिन एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुल 602 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त कर लिए गए हैं और 14 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, जिनसे अब डिटेल में पूछताछ की जाएगी। तो बड़ा पर्दाफाश हुआ है पोरबंदर समुद्र तट के पास, जहां पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। लगातार दूसरे दिन गुजरात एटीएस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ड्रग्स मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात एटीएस की ओर से कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई माना जा रहा है आगे भी इसी तरीके से जारी रहने वाली है। कल ही बड़ी कार्रवाई की गई थी गुजरात एटीएस की ओर से, जब 4 अवैध दवा फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया गया था और आज एक और बड़ी कार्रवाई दिखाई दी, जब पोरबंदर समुद्र तट पर छापेमार कार्रवाई की गई गुजरात एटीएस की ओर से और बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़ा गया है। कुल 602 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए हैं और इसके साथ बड़ी बात यह है कि 14 पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया है। तो ड्रग्स के खिलाफ अभियान में गुजरात और राजस्थान से बड़ी बरामदगी हुई।
एटीएस और एनसीबी ने मिलकर तकरीबन 300 करोड़ के ड्रग्स के खेल का भंडाफोड़ किया। इस मामले में राजस्थान से 2 आरोपी समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ड्रग्स माफिया पर सबसे बड़ा एक्शन। 2 राज्यों में रेड, 300 करोड़ का खेल। सिरोही में सीक्रेट लैब का पर्दाफाश। तेरह अरेस्ट, पकड़ा गया वॉल्टर व्हाइट। गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने गुजरात और राजस्थान में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और ड्रग्स बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों टीमों ने 2 राज्यों में आरोपियों के 4 ठिकानों पर एक साथ रेड की और कुल 300 करोड़ के नशे के खेल का पर्दाफाश किया। इसके अलग अलग जो आरोपी हैं जिनका हमें कस्टडी में है, उनकी पूछपरछ अभी चालू है। ज़्यादा डिटेल्स अभी हमको धीरे धीरे प्राप्त होगी, लेकिन इन सब आरोपियों की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स हैं वो भी हमें अभी तक मिल चुकी है। और ये पूरा किस्सा जो है, ये 4 अलग अलग जगह जो रेड हुई है, इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तरफ से करने की ओर से की जाएगी, क्योंकि इसमें गुजरात, राजस्थान और शायद कहीं आगे भी निकले तो एक राज्यव्यापी सिर्फ नहीं है, लेकिन राज्य के बाहर भी इसके फैले हुए हैं। राजस्थान में टीमों ने जालौर, जोधपुर और सिरोही में कार्रवाई की, जहां सिरोही के शिवगंज में लोटीवाड़ा गांव एक सीक्रेट लैब का खुलासा हुआ। टीम ने यहां एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 50 करोड़ की MDMA ड्रग्स जब्त की गई। साथ ही इस सीक्रेट प्रयोगशाला से कई किलो नशीला रॉ मटेरियल भी जब्त किया गया। सबसे पहला रेड जो हुआ है वो भीनमल में हुआ है, जो सिरोही राजस्थान का है, जहां से हमको करीब 15 केजी MD मिला है और 100 लीटर लिक्विड MD मिला है। भीनमल सिरोही राजस्थान में जो इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे, जिनको हम लोगों ने अभी कस्टडी में लिया है, उनके नाम है, पहला मैंने कहा वो मनोहर कृष्णदास हैदानी जो अहमदाबाद गुजरात के रहवासी हैं, राजा राम हैं जो राजस्थान के हैं, बजरंग लाल भी राजस्थान के हैं, नरेश हैं वो अहमदाबाद के हैं और कन्हैया लाल है वो अहमदाबाद। नशे पर नकेल वाली इस कार्रवाई में राजस्थान से कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और मामले में कुल 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही नशा बनाने वाली 5 हाईटेक लैब का खुलासा भी किया गया है, जहां से 149 किलो MD, 50 किलो एफेड्रिन, 200 लीटर एसीटोन और 117 लीटर लिक्विड MD जब्त की गई। सिरोही में जिस लैब का खुलासा हुआ वो लंबे समय से एक्टिव थी और यहीं से गुजरात और राजस्थान के कई शहरों में ड्रग्स सप्लाई किया जाता था। सिरोही के लोटीवाड़ा गांव में इससे पहले भी नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और अब एक बार फिर से एक्शन लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर। कोटा के विज्ञान नगर में शादी समारोह के प्रोग्राम में अज्ञात चोर जेवर से भरा थैला चुरा ले गए। चोरी की वारदात से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 12वीं की छात्रा के अपहरण और गैंगरेप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। भालेरी थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 आरोपियों में नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। 26 अप्रैल को अगवा कर कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित छात्रा का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है। चूरू में 12वीं की कक्षा जो छात्रा थी उसके साथ न सिर्फ अपहरण बल्कि कार में उसके साथ गैंगरेप की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस मामले में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। चूरू के भालेरी थाने में अपहरण कर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ। रेप की घटना में 5 आरोपियों में कुछ नाबालिग लड़के भी शामिल बताए जा रहे हैं। बता दें कि 19 वर्षीय युवती को 26 अप्रैल को घर से अगवा किया गया और कार में उसके साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता का फिलहाल जिला अस्पताल में मेडिकल कराया जा रहा है।
और अगली खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आयकर विभाग की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई। इस साल आयकर विभाग ने ब्लैक मनी पर नया इतिहास रच दिया और इस बार पिछले चुनाव से मुकाबले 27 गुना ज्यादा ब्लैक मनी पकड़ी गई। टीम ने आचार संहिता में अब तक 27 करोड़ की ज्वेलरी और 16 करोड़ से ज्यादा नकदी पकड़ी है। और डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में लीलवासा गांव में क्रेन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत के मामले में मौताना राशि तय होने पर 5 घंटे बाद महिला का शव सड़क से उठाया गया। वहीं परिजनों के राजी होने पर पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस लाचार नजर आई और डूंगरपुर पुलिस के सामने ही मृत शरीर सम्मान कानून की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। उधर चूरू के बिदासर पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस अपहरण की योजना बना रहे तकरीबन आधा दर्जन बदमाशों को दबिश देकर पकड़ती नजर आ रही है। फिलहाल प्रकरण को लेकर बिदासर पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में आए वे बदमाश गोल्ड तस्कर मामले में बिदासर के एक व्यक्ति का अपहरण करने के लिए आए थे। जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, पुलिस ने तुरंत मामले पर कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने से पहले ही बदमाशों को पकड़ लिया। तो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस ने जाबाजी दिखाते हुए अपहरण की वारदात को अंजाम देने से पहले ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिस के काम की जमकर सराहना हो रही है और लोग पुलिस को सलामी भी दे रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शादी समारोह से चोरी की वारदात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार कलाल भवन में शादी का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान चोर भीड़ का फायदा उठाकर जेवरात से भरा थैला लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। शादी समारोह चल रहा था और इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर जब लोगों का ध्यान गहने की तरफ नहीं था, वो गहने लेकर फरार हो गए। और अब बात करेंगे खुले आम बवाल की, सड़क पर संग्राम की। जयपुर में एक महिला पुलिस की गाड़ी पर बैठ गई और उसने जमकर हंगामा किया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। जब नशे में धुत थानेदार ने दौड़ाई गाड़ी, गाड़ी पर चढ़ी महिला, जोरदार हंगामा। खुलेआम बवाल, सड़क पर संग्राम। पुलिस की गाड़ी पर बैठी इस महिला को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है। रात का समय है और सड़क पर भारी भीड़ और सड़क के बीच पुलिस की गाड़ी के ऊपर बैठी इस महिला का जबरदस्त हंगामा। पूरा मामला शुरू हुआ एक सड़क हादसे से। शनिवार रात तकरीबन 11:30 बजे एक एसआई की गाड़ी ने बाइक और ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक महिला सड़क पर गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को घेर लिया। इस दौरान बाइक से गिरी महिला पुलिस की 112 जीप के बोनेट के ऊपर बैठ गई और टक्कर मारने वाले एसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। फिर क्या, मौके पर पुलिस की कई टीमों को बुलाया गया और कई घंटों की समझाइश के बाद महिला को नीचे उतारा गया और ट्रैफिक को सुचारू किया गया। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
और हंगामे के बाद अब बात करेंगे चाकूबाजी की। प्रदेश में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है बदमाशों की, जहां पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। कोटा ग्रामीण के खैराबाद कस्बे से यह तस्वीर सामने आई है, जहां पर साप्ताहिक हाट बाजार में सब्जी खरीदने आई एक महिला पर दंपति ने चाकू से हमला कर दिया। दंपति ने पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां पर थाने से कुछ ही दूरी पर 3 लोगों ने हमला किया। चाकूबाजी की घटना से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। और रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। पुष्कर से बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्माण कार्य को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष दिखाई दिया। लाठी और डंडों से हमला किया गया है। 2 युवकों के सिर में गंभीर चोट भी आई है। पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में इन दोनों का इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पुष्कर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुष्कर कस्बे के देवनगर रोड की यह घटना है, जहां पर खूनी संघर्ष दिखाई दिया। लाठी डंडे चले, एक दूसरे के साथ मारपीट की गई और इसी दौरान 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और कोटा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर एक प्रेमी जोड़े के परिवार ने उनके प्यार को मंजूरी नहीं दी, तो उन्होंने कोटा की चंबल नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। ये रिपोर्ट देखिए। जब प्यार में परिवार बना रोड़ा, प्रेमी युगल ने लिया बड़ा फैसला। हाथ पकड़कर नदी में लगाई छलांग। प्रेमी जोड़े ने एक साथ कर ली सुसाइड। कोटा में एक प्रेमी जोड़े को परिवार ने प्यार की मंजूरी नहीं दी, तो उन्होंने एक सबसे खतरनाक कदम उठा लिया। कोटा की चंबल नदी में छलांग लगाकर कॉलेज में पढ़ाई करने वाले प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। प्यार नहीं मिला तो दोनों ने मौत को गले लगा लिया। चंबल नदी में आधाशिला के पास युवक और युवती दोनों के शव मिले हैं। पुलिस ने गोताखोरों की टीम से रेस्क्यू कर दोनों के शवों को बाहर निकाला। जब महिला का शव निकाल रहे थे तो उसी वक्त एक शव और दिखाई दिया, जो कि एक पुरुष का शव था। उसकी सूचना वहां पर खड़े कांस्टेबल को दी गई। उन्होंने देखा, उसके देखने के बाद ही दोनों शवों को निकाल दिया गया हजीरा बस्ती शिवपुरा घाट पर। मृतकों की शिनाख्त बूंदी के भेरूपुरा के रहने वाले छात्र दीपक सेन और श्रीनाथपुरम की रहने वाली कॉलेज छात्रा पूजा राठौर के रूप में हुई है। प्रेम प्रसंग के चलते ही चंबल नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की बात सामने आई। परिवार ने बताया कि पूजा पढ़ाई के साथ साथ टोल नाके पर नौकरी भी करती थी। कुछ दिनों पहले टोल नाके पर 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट की थी और उसके कुछ दिन बाद वो लापता हो गई थी। इस मामले में आरकेपुरम थाने में पूजा की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई। लड़की के परिवारजन तो शाम को आ गए थे। उन्होंने एक तरी रिपोर्ट पेश की, जिसमें मर्ग नंबर 4 दर्ज कर दी गई है। उसके बाद आज पोस्टमार्टम के लिए आए, डॉक्टर साहब से पोस्टमार्टम करवाया और लड़के के रिश्तेदार ने भी एक तरी रिपोर्ट पेश की। इसमें मर्ग नंबर 5 दर्ज करेंगे। जाकर बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार तो डेड बॉडी को सुपुर्द करेंगे। फिलहाल मृतका के परिजनों ने मामले को संदिग्ध बताया है और एक अन्य युवक की तलाश कर उससे कड़ाई से पूछताछ करने की मांग की है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। उधर खैरथल के टप्पू खड़ा में 2 दिन पहले हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या करने वाला कोई और नहीं, पति ही निकला। उसे पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। डबल मर्डर का खुलासा, पति ही निकला हत्यारा। पत्नी के साथ ही बेटी को उतारा मौत के घाट। दूसरी शादी बनी हत्या की वजह। पुलिस की गिरफ्त में ये शख्स है निशांत पांडे, जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या करने के बाद ये दरिंदा फरार हो गया। पुलिस उस तक पहुंच ना सके, इसके लिए उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी रही और टेक्नोलॉजी के जरिए 72 घंटे के अंदर ही आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी बिहार के सिवान से गिरफ्तार किया।
चूंकि मामला काफी सीरियस था और डबल मर्डर था, उसके अंदर एक छोटी बच्ची का उसमें हत्याकांड था, तो समस्याएं तो काफी थी। फिर बिहार का रहने वाला था, तो आशंका ये थी कि कहीं अपराध करके कहीं भाग नहीं जाए या फिर अपने आप को कहीं छुपा नहीं ले। तो इसमें तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए लगभग 72 घंटे के अंदर ही इसको अरेस्ट कर लिया गया और बिल्कुल सनसनीखेज घटना थी। तारीख 24 अप्रैल और दिन था बुधवार। खैरथल के टपुगड़ा के त्रिहान सोसाइटी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से सोसाइटी के फ्लैट में मां बेटे के शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। शवों को देखकर पुलिस भी देखकर हैरान रह गई। फ्लैट में पड़े दोनों शव बुरी तरह से सड़ गए थे। शवों को देखकर लग रहा था कि मर्डर 7 से 8 दिन पहले हुआ था। हत्या का खुलासा उस वक्त हुआ जब कई दिनों से फोन नहीं उठाने पर मृतका की बहन को शक हुआ। वो बहन से मिलने गई, लेकिन फ्लैट का ताला बंद था। जीजा को फोन किया, उसने भी फोन नहीं उठाया। बहन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर देखा तो फ्लैट के बाथरूम में मां बेटी के शव मिले। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी निशांत फरार हो गया। त्रिहान सोसाइटी में बी ब्लॉक में 1000 से प्लेट जो कि काफी दिनों से बंद था, तो उसके अंदर से कुछ बदबू सी आ रही थी और सूचनाकर्ता का यह कहना था कि मेरी जो साली है वो उसका परिवार वहां अंदर रहता था, तो वो कई दिनों से फ्लैट खुला नहीं है, तो कुछ आशंका थी उनको और ये आशंका होने से फ्लैट बंद रहने से उच्च अधिकारियों को बताया गया और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराते हुए फ्लैट को तोड़ा गया। और जब दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा गया तो फ्लैट के अंदर बाथरूम के अंदर माँ और बेटी 2 डेड बॉडियां हमारे को बाथरूम के अंदर मिलती है। बताया जा रहा है कि आरोपी निशांत कुमार पांडे और आकांक्षा सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। करीब 8 साल पहले शादी कर ली। शादी के करीब 4 साल बाद एक बेटी नव्या का जन्म हुआ। इस बीच निशांत ने सिवान में भी दूसरी शादी कर ली, जिसको लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता था। हत्या से पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद उसने बेटी और पत्नी की हत्या का प्लान बनाया और 7 अप्रैल को पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। 18 अप्रैल को बेटी का भी गला दबा दिया। ट्यूनिंग अच्छी नहीं थी, काफी दिनों से इनके झगड़े चल रहे थे। इसी बीच पिछले साल पति ने एक दूसरी और शादी कर ली सीवान जिले के अंदर ही। इस बात का पता इस मृतका को लगने पर इनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और घटना से 2 दिन पहले इनके बीच में झगड़ा हुआ है 14 तारीख को, और झगड़ा होने के कारण ही फिर पति ने 17 तारीख को इसका मर्डर किया। आरोपी इतना शातिर था कि पत्नी और बेटी की हत्या को छिपाने के लिए लगातार आकांक्षा के घर वालों से झूठ बोलता रहा। घर वाले जब भी आकांक्षा को फोन करते तो निशांत ही फोन उठाता और कोई न कोई बहाना बना लेता। हत्या के बाद आरोपी बिहार के सिवान में जाकर छिप गया, लेकिन कानून के हाथों से न बच सका। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए खैरथल से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे दीपक की, उस मासूम की जो बीमार है और इलाज के लिए पैसे की दरकार है। बेटे के इलाज के लिए माँ बाप हर संभव कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पैसे नहीं जमा हो पा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गहने गिरवी रखकर कराया उपचार, हर दर पर दस्तक दे देकर गया हार। बाकी मैं कुछ मंत्रियों के पास में भी गया हूँ, एमएलए के पास में भी गया हूँ, सांसदों के पास में भी गया हूँ, जो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे मुख्यमंत्री सहायता कोष से इतने हैं। बेटे के इलाज के लिए मदद की है दरकार, बेबस की फरियाद सुनिए सरकार। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो पूरा घर उत्साहित हो जाता है, लेकिन दौसा के खैरपुर के रहने वाले पिंटू मीणा के लिए उनके बेटे की बढ़ती उम्र उनके लिए परेशानी का सबब लेकर आई है। पिंटू बताते हैं कि उनका 13 साल का बेटा दीपक ब्रेन से जुड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इसके चलते ना वो खुद उठने बैठने में सक्षम है और ना बोलने बतियाने में। इतना ही नहीं, मासूम अपने हाथों से कुछ खा भी नहीं सकता। मतलब खड़ा होना चाहता है, खुद के हाथों से खाना खा ले, लेटरिन बाथरूम खुद कर ले। अगर इस तरीके से खाट में रहेगा, धरा रहेगा, तो इसका जीवन मतलब खराब है। अगर इसका जो VNS मशीन ब्रेन में डल जाएगी, विदेश से आएगी,
तो मेरी तो इतनी औकात नहीं है, मैं 11,55,000 की मशीन इसको खरीद के ला दूं। पिंटू मीणा के मुताबिक दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने इस गंभीर इलाज का खर्च 18 से 19 लाख रुपए बताया है। पिंटू ने अपने लाडले का इलाज के लिए राज्य सरकार के विधायकों, मंत्रियों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन परिजनों को कहीं से कोई ठोस सहायता मुहैया नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने मतलब जांच करके इसको जो जेनेटिक जांच आई तो बताया ब्रेन में जो जीन है बनावट में, अपने बच्चे की बनावट में है, तो बनावट अधूरी रह गई। तो उसके लिए डॉक्टरों ने 11,55,000 का एस्टिमेट बनाया है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ मेहंदीपुर बालाजी, 10,000 रुपए की नौकरी करता हूँ। मेहंदीपुर बालाजी में 10,000 रुपए की नौकरी करने वाले पिंटू मीणा के लिए 19 लाख रुपए का इंतजाम असंभव है, इसलिए वो सरकार और समाज से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या किसी संवेदनशील जिम्मेदार तक एक बेबस बाप की गुहार पहुंचेगी? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।